हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एपीयू क्लासेज। और कल मैं आप लोगों को बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन चैप्टर पढ़ा रही थी। तो आज इसका सेकेंड लेक्चर है। कल हम जहाँ पे थे वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो कल हम आप लोगों को इसके क्या पढ़ा रहे थे, न्यूक्लियस के बारे में बता रहे थे। ठीक है, तो हम न्यूट्रोफिल्स पे पहुँचे थे। न्यूट्रोफिल्स का जो न्यूक्लियस होता है यहीं पे थे। तो इसका न्यूक्लियस सभी के मतलब जो हमारे फाइव ऑफ WBC है उसके न्यूक्लियस को डिस्क्राइब कर रहे थे। ओके, तो इसका जो न्यूक्लियस होता है न्यूट्रोफिल का, इसकी क्या क्वालिटी होती है, ये मल्टी लोब्ड होता है। कितने लोब होते हैं? मल्टी लोब या मल्टी लोब्ड होते हैं। 3 to 5 लोब। इसके जो न्यूक्लियस में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है, इसीलिए इसे पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइड। क्यों? कि उसके न्यूक्लियस में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है, इसीलिए इसको PMNLS कहते हैं। पॉलीमॉर्फिक लिख लीजिएगा आप, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइड। और उसके बाद हम आते हैं ल्यूकोसाइड पे। ल्यूकोसाइड जो होता है वो ओवल इन स्ट्रक्चर। कैसा होता है? ओवल न्यूक्लियस इसका होता है। इसका जो न्यूक्लियस होता है ओवल होता है। ओवल न्यूक्लियस। और इसका कैसा होता है? देखो, ये किडनी शेप होता है। जो मोनोसाइट्स का न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है? एज ए किडनी या बीन शेप। आप कह सकते हो इसे किडनी और बीन शेप। ओके, फिर आते हैं हम यूसिनोफिल्स या एसिडोफिल्स। ये कैसा होता है? ये बाइलोब्ड होता है और हॉर्स शेप। हॉर्स, इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं, लिख दिया पहले मैंने, हॉर्स शू शेप। यहाँ स्ट्रक्चर नीचे बना देते हैं, जैसे ऐसा ही ऐसे होता है। ये तो बाइलोब्ड है और यह हॉर्स शू शेप। जो हमारा लास्ट है बेसोफिल, ये कैसा होता है? ये एस शेप होता है, एस शेप। ओके, ये तो इसके न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर के बारे में। हाँ, यहाँ पे आप लोग ये चीज़ क्लियर करिएगा, इसको रखिए। देखिए, वैसे तो WBC को PMNS कहते हैं, लेकिन अगर WBC में किस WBC को कहा जाता है तो ये आपके न्यूट्रोफिल को, WBC को ही पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइड कहा जाता है वैसे। लेकिन अगर आपको पूछा जाए WBC में किसे कहा जाता है तो न्यूक्लियस। ठीक है, क्योंकि इसमें मल्टीलोब्ड होते हैं। ओके, अब हम यहाँ इसके फंक्शन भी लिख लेते हैं। जितना आपके NCERT में है वही मैं लिख रही हूँ। ठीक है, तो देखिए, जो अब हम यहाँ न्यूट्रोफिल और जो मोनोसाइट्स हैं, ये दोनों जो होते हैं फैगोसाइटिक नेचर के होते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिख लो, न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट्स। ये कैसा होता है? फैगोसाइटिक नेचर का। ये दोनों फैगोसाइटिक नेचर के होते हैं, फैगोसाइटिक नेचर। ओके, उसके बाद बेसोफिल का क्या फंक्शन है? बेसोफिल इन्फ्लामेटरी होते हैं। ठीक है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में, और जिसमें क्या क्या आते हैं?
हिस्टामिन। इसमें समझाने वाला पार्ट हम आप लोगों को जब हार्ट पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। सेरोटोनिन ये थोड़ा। उसके बाद आ जाता है ईओसिनोफिल्स। ईओसिनोफिल्स क्या करता है? ईओसिनोफिल्स क्या करता है? जिसे एसिडोफिल कहते हैं आप लोग। ईओसिनोफिल्स क्या करता है? एलर्जिक रिएक्शन। जैसे हमारी बॉडी में जब कहीं कोई हम लोगों को एलर्जी होती है तो बाय द किससे होता है? इसका काम क्या है? एलर्जिक रिएक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, अब हम आप पे आते हैं। देखिए न्यूट्रोफिल और ये मोनोसाइट्स, ये दोनों का वर्क हो गया फैगोसाइटिक। ठीक है, इसमें मोर फैगोसाइटिक कौन होता है? ये होता है मोनोसाइट्स। ऐसे मोर पोटेंट फैगोसाइटिक कौन होता है? मोनोसाइट्स होता है। ओके, और उसके बाद बेसोफिल। सेकेंड बेसोफिल का ये दोनों का काम हो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन जैसे हिस्टामिन। ईओसिनोफिल्स एलर्जिक रिएक्शन। उसके बाद हमारा आ जाता है मेन लिम्फोसाइट। ओके, लिम्फोसाइट उतना ही पढ़ा रहे हैं जितना आपके एनसीईआरटी में है, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो यहाँ बी लिम्फोसाइट होता है और टी लिम्फोसाइट। ओके, जो बी लिम्फोसाइट होता है ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी देता है। ठीक है, जिससे जिससे रिलेटेड ब्लड मीडिएटेड इम्यूनिटी देता है। ये क्या करता है? ब्लड मीडिएटेड इम्यूनिटी। ओके, और जो हमारा दूसरा है टी सेल, ये सेलुलर। ये जब आप इम्यूनिटी चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें अच्छे से क्लियर होगा आपके इम्यूनिटी सेल मीडिएटेड। इम्यूनिटी। ओके, अब इसमें तो मोर पोटेंट कौन सा है बन के, तो आप लोग लिख सकते हैं मोर पोटेंट मोनोसाइट्स होता है। ठीक है, देखिए जो मोनोसाइट्स होता है वो ब्लड से जब बाहर आ जाता है, टिश्यू में आता है, तो माइक्रोफेजेज काम करता है। ठीक है, ये क्या करता है? माइक्रोफेज का काम करता है। जैसे हमारा ये ब्लड है, ब्लड के अंदर मोनोसाइट रहता है, और जब यही मोनोसाइट ब्लड से बाहर आ जाता है, जैसे तो यहाँ बाहर आ जाता है तो ये फैगोसाइटिक काम करता है। ठीक है, तो इसी को मैक्रोफेज कहते हैं। मैक्रोफेज मोनोसाइट भी फैगोसिटिक काम करता है। ये ब्लड में मोनोसाइट में, और अगर बाहर आ जाता है तो टिश्यू मतलब आ जाता है, बाहर आ जाता है तो ये मैक्रोफेज कहलाता है। ठीक है, ब्लड में मोनोसाइट कहलाता है, बाहर आ जाता है टिश्यू में। लिख लीजिए मन का इसको। जैसे ये ब्लड, सपोज थोड़ा सा स्ट्रक्चर वाइज क्लियर करते हैं। जैसे ये ब्लड है तो ब्लड में इसको क्या कहते हैं? कहते हैं इसको मोनोसाइट। ये फैगोसाइटिक काम करता है, समझ में आया? राइट। और अगर ब्लड के बाहर आ जाता है, ये टिश्यू में आ जाता है, ये ब्लड है, तो ये इसको क्या कहलाते हैं? अगर ये सपोज दैट बाहर आ जाता है ये लिम्फोसाइट छन के, जब कोई अटैक करता है तो बाहर आता है, तो इसको क्या कहते हैं? जैसे कोई भी हार्म पार्टिकल्स जो नुकसान करने वाली होती हैं, तो जब वो आती है, जैसे कोई भी, अरे उसको क्या कहते हैं, जो बाहरी पार्टिकल्स आके, अरे जैसे फॉरेन पार्टिकल्स आके जब अटैक करती हैं तो ये आ जाता है टिश्यू में, तो इसी मोनोसाइट को क्या कहते हैं? मैक्रोफेजेज। ओके, तो ये इसके इसी मैक्रोफेज का हर ऑर्गन में अलग अलग नाम है। जैसे लीवर में इसी मैक्रोफेज को मतलब ये भी फॉरेन पार्टिकल को मारता है, कफर सेल कहते हैं। आपके लंग में डस्ट सेल कहते हैं। आपके किडनी में, लिख लें, आप बोल दें, आप लोग लिख लीजिएगा या कहिए तो लिख दें। जैसे लीवर में इसको क्या कहते हैं? सबका नाम अलग अलग है इसी मैक्रोफेज का। अगर जैसे हम लोग मैक्रोफेज जो जानते हैं ना, जो प्रोटेक्शन करते हैं, मतलब फॉरेन पार्टिकल को खाते हैं, तो लीवर में इसको क्या कहते हैं? कफर सेल। सब में अलग अलग होता है नाम, होते सब मैक्रोफेज हैं, बट ऑर्गन के अकॉर्डिंग इसका नाम
अलग अलग हो जाता है। जैसे लीवर में कफर सेल हो गए, लंग में डस्ट हो गया, ठीक है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आए तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाता है। किडनी में मिसेंजियल सेल हो गया, ऐसे सब में अलग अलग होता है। ओके, ब्रेन में क्या कहते हैं? माइक्रोग्लियल। ब्रेन में माइक्रोग्लियल कहते हैं, माइक्रोग्लियल, हाँ। उसके बाद बोन में ओस्टोक्लास्ट, ये ऑस्टियोक्लास्ट। क्लियर हो रहा है ना? थोड़ा सा राइटिंग पे ध्यान देंगे अभी। और हाँ, थाइमस, हाँ थाइमस में इसको कहते हैं, थाइमस में कहते हैं हेसल्स कैप्सूल। वैसे ये चीज़ें हम लोग अब जब आप लोग को इम्यूनिटी चैप्टर पढ़ाए तो उसमें अच्छे से क्लियर होगा। बस अभी यहाँ पे बेसिक आप लोगों के ब्लड के कर्व सेल्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई। एक चीज़ और है कि जैसे जब इसी ब्लड से यहाँ पे टिश्यू में जब WBC आता है छन के, तो इस प्रोसेस को कहते हैं डाइपिडेसिस। लिखेंगे डाइपिडेसिस। जैसे क्या होता है, अब यहाँ पे छन लगे, अभी जब हम आपको लिम्फ क्लियर करेंगे तो उसमें और अच्छे से क्लियर होगा कि ब्लड से जब एक्स्ट्रा चीज़ें जब यहाँ पे जो चीज़ें छन जाती हैं, लिम्फ जो आता है, जो लिम्फ बनता है लिम्फोसाइट या WBC, तो इसी को स्क्यूजिंग आउट हो जाता है WBC, तो इसी को डाइपिडेसिस कहते हैं, ठीक है। जब ये कैपिलरी से बाहर आ जाती है, ब्लड कैपिलरी में है ना, किसमें? कैपिलरी में है, ये लिख लीजिए ऐसे ना हो, स्क्यूजिंग मतलब बाहर आ जाना ऑफ WBC। ये WBC का ही पार्ट है ना आपका, मोनोसाइट्स या कोई भी इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, WBC आउट ऑफ कैपिलरी क्या कहलाता है? डाइपिडेसिस। ओके, तो ये हमारा WBC यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। वैसे मैंने WBC के सारे जो कुछ NCERT में दिया मैंने कर दिया है क्लियर। तो अभी हम लोगों को पढ़ाना है ये क्या, RBC और प्लेटलेट्स, दो चीज़ क्लियर करना है ब्लड में। तो मैंने WBC आप लोग को क्लियर कर लिया। हाँ, एक चीज़ और लिख लीजिए आप, थोड़ा सा इसको चीज़ जान, ये तो आप लोगों को पता ही ना। मैंने अभी आगे जब हम आप लोग को पढ़ा रहे थे कल के लेक्चर में जो मैंने पढ़ाया था, तो उसमें मैंने बताया था कि RBC कितना होता है, प्लेटलेट्स कितना होता है, WBC कितना होता है। तो इसका सीक्वेंस याद रखिएगा। RBC कितना बताए थे आप लोगों को? 5.5 मिलियन पर क्यूबिक। और उसके बाद प्लेटलेट्स कितना बताए थे? 3.5 लाख के 1 to 3.5 लाख। और WBC बताए थे 6,000 to 8,000। तो ये सीक्वेंस आता है एग्जाम में क्वेश्चन, तो इसको ज़रूर लिख लीजिएगा नोट करके या अपना ब्रैकेट करके कि सबसे ज़्यादा RBC होता है, उसके बाद प्लेटलेट्स, एंड देन क्या होता है आपका? WBC, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा, अब हम लोग RBC पढ़ेंगे, उसके बाद प्लेटलेट्स, फिर आते हैं लिम्फे। क्लियर? ये नोट करके या स्टार करके कुछ भी करके चीज़ें, कई चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। मैं चैप्टर जब फिनिश होंगे तो एक बार फिर से रिवीजन करके इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को बताऊँगी। तो अब हम पढ़ाएंगे आप लोगों को RBC या एरिथ्रो। अब RBC में जो आप लोगों के NCERT में गिवन है, मैं वो पूरा चीज़ें बस उतना बताने की कोशिश करूँगी, ज़्यादा नहीं। लेकिन हाँ, इम्पॉर्टेंट चीज़ एक भी नहीं छूटेगा। देखिए, RBC जो है, और क्या बोलते हैं? RBC या क्या बोलते हैं इसको? एरिथ्रो। थोड़ा सा कनेक्शन की दिक्कत हो गई थी। हाँ, इसको क्या बोलते हैं? RBC और एरिथ्रोसाइट्स। ओके, तो जो RBC की लाइफ होती, हाँ, अब ये RBC को
लाइफ रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग और हर चीज़ के अकॉर्डिंग आपको बताते हैं, ठीक है। अब आरबीसी को में भी यंग आरबीसी और मैच्योर आरबीसी में थोड़ा सा अंतर क्वेश्चन आता है। जितने क्वेश्चन आते हो सारे मैं इससे क्लियर करूँगी। जो यंग आरबीसी और मैच्योर आरबीसी में दोनों में डिफरेंस होता है, इसलिए इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दे रही हूँ मैं। जो यंग आरबीसी होता है वो क्या होता है, वो ओवल होता है और न्यूक्लिएटेड होता है। और जो मैच्योर आरबीसी होता है बाइकॉनकेव। सारे क्वेश्चन है और आपके एनसीईआरटी का एक एक लाइन मैं ग्राफ या किसी भी तरह करके क्लियर कर रही हूँ। इन्यूक्लिएटेड, हाँ इन्यूक्लिएटेड, ओके। तो इस समय ओवल होता है स्ट्रक्चर और इसमें न्यूक्लियस होता है। बाद में इसके स्ट्रक्चर बाइकॉनकेव हो जाता है और न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाता है, ओके। एक क्वेश्चन, आरबीसी का जो लाइफ स्पान होता है कितना होता है, आरबीसी की लाइफ स्पान कितना होता है 120 डेज, ओके। लेकिन एक चीज़ क्लियर कर लेना, लेकिन जो ट्रांसफ्यूज जैसे जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, ट्रांसफ्यूज किया जाता है, उसका लाइफ स्पान 60 डेज ही होता है। तो वैसे तो 120 डेज होता है, बट कहाँ लिखे, इस कलर से अलग चेंज लिखे, नहीं सब मिक्स हो जाएगा, हाँ। बट जो ट्रांसफ्यूज होता है, ट्रांसफ्यूज्ड आरबीसी होता है, आरबीसी, उसका लाइफ स्पान, जैसे मेरा जैसे ब्लड आपको डोनेट किया गया, किसी का भी ब्लड आपकी बॉडी में डाला गया, तो उसका जो लाइफ स्पान होता है वो थोड़ा कम होता है, वो केवल 60 डेज ही होता है, क्लियर। तो ये चीज़ होता है, ये भी क्वेश्चन है। आरबीसी, तो आप आपके आरबीसी में इन्यूक्लिएटेड, हाँ इन्यूक्लिएटेड, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है। आरबीसी जब इन्यूक्लिएटेड होता है तो आपकी बुक में दिया गया है, इसको रेटिकुलोसाइट कहते हैं। तो न्यूक्लियस कब रिमूव इन न्यूक्लियोसाइट स्टेज फ्रॉम आरबीसी, ठीक है, रेटिकुलोसाइट फ्रॉम स्टेज फ्रॉम आरबीसी, ओके। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है क्लियर नहीं आ रहा, नेटवर्क प्रॉब्लम दिख रही है, सॉरी फ्रेंड, थोड़ा सा कुछ दिक्कत लग रहा है। हाँ, यहाँ तो मैं यही लिखा रही थी, वही बता रही थी, न्यूक्लियस रिमूव इन, ये चीज़ लिख दे लीजिए आप लोग, इन रेटिकुलोसाइट स्टेज फ्रॉम आरबीसी, ओके। यही चीज़ था। सब कुछ दिक्कत है, हिल रहा है। अब एक चीज़, आरबीसी कलर इन रेड, ये तो आप लोग जानते होंगे, प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, तो ये बताने वाली चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़ हम बता रहे हैं, हाँ एक चीज़ और, हीमोग्लोबिन में आयरन किस स्टेज में होता है, इन हीमोग्लोबिन आयरन विच स्टेज, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है किस स्टेज में, फेरस या फेरिक, फेरस स्टेज में होता है, ओके, फेरस स्टेज Fe2+, ओके। और एक हेल्दी पर्सन में कितने हीमोग्लोबिन होते हैं, 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पर 100 ml पे होते हैं, ओके। ए हेल्दी पर्सन, ये सब स्टार करके क्वेश्चन लिखिए। हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, सबसे बड़ा काम तो ऑक्सीजन कैरी करता है, ऑक्सीजन कैरी। दूसरा क्या करता है, CO2 को भी कन्वे मतलब लेके जाता है, बाहर निकलता है, बाइकार्बोनेट के बारे में जब रिएक्शन करता है, आगे बढ़ाएंगे आप लोगों को। और एक बेस्ट बफर का भी काम करता है। और हाँ, आप लोगों को उधर पढ़ाया था मैंने बाइकार्बोनेट, उसमें बताया था प्लाज्मा में, वो भी एक बेस्ट बफर है, ओके। वो चीज़ मैंने नहीं लिखा है, लिख लीजिएगा, उसमें
ओके, अब आरबीसी का बनना क्या कहलाता है, आरबीसी का फॉर्मेशन क्या कहलाता है, आरबीसी मेकिंग या फॉर्मेशन जो भी लिखो, चलो मेकिंग, आरबीसी मेकिंग क्या कहलाता है, इरिथ्रोपोइसिस, इरिथ्रोपोइसिस। ओके, फॉर्मेशन या मेकिंग, मैंने मेकिंग लिखा है, जो भी लिखो। ओके, इसमें किसका रोल होता है, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन्स होता है जो कि आपके किडनी के जेजी सेल द्वारा निकलता है। ठीक है, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन्स होता है रिलीज फ्रॉम जेजी सेल ऑफ किडनी। ओके, अच्छा, अब ये आरबीसी का बनना और उसके बाद हो गया। ठीक है, अब एक चीज़ है, आरबीसी का बनता कहाँ कहाँ है, जैसे आरबीसी का फॉर्मेशन होता कहाँ है, अब ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन है एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को बस मैं अंडर मतलब लाइनिंग करके और आपके एनसीईआरटी के एक एक लाइन को मैंने अपने तरीके से लिखा है। ठीक है, अगला बस मुझे ये देखना होता है ना कि एनसीईआरटी में गिवन क्या है, उसी के अकॉर्डिंग मुझे चीज़ें लिखना है। दूसरा चीज़, आरबीसी, हाँ मेकिंग हो गया, इरिथ्रोपोइसिस और हार्मोन्स कम हुआ। अब आरबीसी बनता कहाँ है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। तो देखिए, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी कहाँ कहाँ होता है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, देखिए जो फीटस होते हैं, ठीक है, जो बच्चे होते हैं, फीटस मतलब जो बॉर्न नहीं होते, ठीक है, एकदम बच्चे होते हैं, फॉर्मेशन जब बच्चे का होता है, ठीक है, में फॉर्मेशन कहाँ होता है, इन यॉर्क सेक। ठीक है, उसके बाद न्यू बॉर्न जो बच्चे पैदा हो जाते हैं उनके में, न्यू बॉर्न बच्चे, ठीक है, उनमें कहाँ होते हैं, लीवर, और कुछ में बोन मैरो भी होता है, लेकिन ज़्यादातर लीवर में होता है। ठीक है, बोन मैरो भी होता है। और एडल्ट में तो बोन मैरो ही होते हैं, बोन मैरो। ओके, अब ये भी क्वेश्चन है, ग्रेवयार्ड मतलब आरबीसी का बन मतलब मरना या ख़त्म होना, या इसको क्या कहते हैं, शमशान क्या कहते हैं, हाँ, तो ख़त्म होना मतलब मर जाना, ऐसे बोल समझ लो। ग्रेवयार्ड ऑफ उसी किस आरबीसी किसे कहते हैं, यार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी क्या है, स्प्लीन। सारे क्वेश्चंस हैं, एक तरफ से मैं आपको क्वेश्चन ही लिखा रही हूँ, समझ लीजिए, आंसर के साथ और समझाते हुए भी, और आपका एनसीईआरटी भी क्लियर कर रही हूँ। हाँ, तो ग्रेवयार्ड आरबीसी हो गया। अगला, आरबीसी का रिजर्वायर क्या कौन कौन सा है, आरबीसी रिजर्वायर क्या है, स्प्लीन एंड लीवर, स्प्लीन लीवर जो ओके क्लियर, लार्जेस्ट है ये, सबसे मतलब फर्स्ट नंबर पे है यही, और ये स्प्लीन सेकंड है। ठीक है, अब एक चीज़ और, नेक्स्ट पेज यहीं पे लिख लीजिए आप लोग थोड़ा सा, कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन क्या है, अगर आपकी बॉडी में आरबीसी का ज़्यादा हो जाए, ठीक है, आरबीसी काउंटिंग ज़्यादा हो जाती है, आरबीसी की ज़्यादा हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, पॉलीसाइथीमिया। और आरबीसी का फॉर्मेशन कम हो जाए तो क्या कहते हैं, इथ्रोसाइटोपिनिया। आरबीसी
इसको क्या करते हैं, कम है, एरिथ्रोसाइटोपिनिया। ओके, ये है। एक चीज़ और, एबनॉर्मल जब आरबीसी बनता है, जैसे एक चीज़ उसको समझा ही देते हैं या क्लियर कर रहे हैं। 30 मिनट का क्लास ले लेते हैं आज। नेक्स्ट पेज। एंड मैं आप लोग को क्या बताती हूँ, हाँ, एबनॉर्मल एबनॉर्मल जो आरबीसी की जब काउंटिंग हो जाती है तो उसको देखिए यहाँ पे एबनॉर्मल आरबीसी जब बढ़ जाता है तो इसको रुलॉक्स फॉर्मेशन कहते हैं। देखिए ये क्या होता है, रुलॉक्स फॉर्मेशन बता रहे हैं आप लोगों को, रुलॉक्स फॉर्मेशन। देखिए इसमें क्या होता है कि जो हमारा आरबीसी का एक जैसे सिक्के का ढेर होता है एक दूसरे के ऊपर, ये होता है रुलॉक्स फॉर्मेशन। आरबीसी कैसे एक सिक्के के ढेर के ऊपर एक दूसरे के ऊपर हो जाता है, तो ये होता है रुलॉक्स फॉर्मेशन। ओके, और आरबीसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और, हाँ, माइक्रोसिस्टिक एनीमिया किसे कहते हैं। देखिए आरबीसी जो कमी होता है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया जो होता है आयरन की डिफिशिएंसी ऑफ आयरन डिफिशिएंसी से होता है, आयरन डिफिशिएंसी। ओके, तो ये हो गया आयरन 2 हीमोग्लोबिन में जो पाया जाता है वही। ओके, एक होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, तो फोलिक एसिड होता है, विटामिन B12, जैसे जो हमारे एनीमिया भी होता है, कई तरह के होते हैं। ठीक है, एनीमिया थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक होगा। ओके, लिख दें, वो भी लिख दें, मेगा ब्लास्टिक, ये चीज़ें एडिशनल है थोड़ा बहुत, आप लोग के काम ही आएगा। एनीमिया ये होता है, यहाँ पे लिख देता है फोलिक एसिड, विटामिन B12, और एक होता है पर्सीनियस विटामिन B12, इसे शायद डाइजेशन में पढ़ाया जाए। एक होता है पर्सीनियस एनीमिया, चलो वो भी शायद डाइजेशन में होगा, इसलिए इस चैप्टर में नहीं ऐड करेंगे उसको। अब हमारा ये भी ख़त्म हो गया। अब हम आते हैं प्लेटलेट्स भी क्लियर कर दें। प्लेटलेट्स, चलिए डेल लिख लेते हैं, आज ही पढ़ लेते हैं प्लेटलेट्स। ओके, को ही क्या कहते हैं, नोन एज, इसे वो क्या कहते हैं, नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स। देखिए जो प्लेटलेट्स हमारे सेल होते हैं कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, जाइए